आप किताब की दुकान में जाते हैं और किताब की दुकान में जाते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी, बहुत सारी किताब वहाँ पे उसके बुक शेल्फ पे लगी होती है, लेकिन कोई एक किताब पिक करता है, अरे मुझे मुगल भारत का जो इतिहास है उसे पढ़ना है। किसी को महात्मा गांधी की बायोग्राफी अच्छी लगती है, किसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट अच्छी लगती है, किसी को क्या है शेर और शायरी की किताब अच्छी लगती है, किसी को मंटू की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को चीन की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को शेक्सपियर का जो आपको नाटक है वो आपको अच्छा लगता है। तो क्यों ऐसा होता है ना? इंटरेस्ट। तो आप पूछेंगे सर ये इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, ये इंटरेस्ट कहाँ से आता है? क्या बाजार में बिकने वाली कोई चीज़ तो नहीं है कि मैं जाके खरीद लूँ, भैया 1 किलो इंटरेस्ट दे देना, जैसे आप बोलते हैं भैया 2 किलो आलू और प्याज दे देना। नहीं, ये इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है कि जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। ये इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो एक दिन में जगाया नहीं जा सकता। इंटरेस्ट जो होता है वो धीरे धीरे स्लोली आपके अंदर में वो होता है। वो हो सकता है कि आप उसको बहुत हद तक आप उसको एहसास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे ही वो इस इंटरेस्ट के बारे में कोई बात होती है लोग हाँ यार मुझे तो इसी पे रिसर्च करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो किसी एक रिसर्चर को ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपका रिसर्च क्या है, रिसर्च का आपका इंटरेस्ट क्या है। अब बताइए आपका रिसर्च का इंटरेस्ट क्या है, बताइए। तो मैंने सोचा मतलब अजलफ पे मैं सोच रहा था क्योंकि उनके बारे में मुझे कुछ पता भी है, कम्युनिटी से आता हूँ, कुछ चीज़ें सुना भी हूँ, जानता भी, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या जो भी होता है वहाँ जी जी, तो एक तो उसमें इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा फिर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जितने ठीक हमारे है, ठीक है। पॉलिटिशियन तो जो कंटेम्पररी हिस्ट्री है वो तो ब्रॉड टॉपिक हो गया। इसके अंदर में तो मतलब दुनिया के सारे टॉपिक इस कंटेम्पररी हिस्ट्री के अंदर समा जाएंगे। वो तो एक डिसिप्लिन हो गया है ना। जैसे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप आम भी बेच सकते हैं, वहाँ पे आप अमरूद भी बेच सकते हैं, वहाँ पे आप किताब का भी स्टॉल लगा सकते हैं। तो मुसलमान जो हैं चूंकि अल्पसंख्यक हैं तो वो ऐसे ही हाशिए पे हैं, लेकिन जो उसमें भी अजलफ कम्युनिटी के लोग हैं वो और हाशिए के भी हाशिए पे हैं, यानी डबली मार्जिनलाइज है। तो आपने ये कहा कि चूंकि आप उस कम्युनिटी से आ रहे हैं और उस कम्युनिटी के दर्द को आपने झेला है। वो रिसर्चर जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें पत्रकार भी शामिल है, उसमें शायर भी शामिल है, उसमें लेखक भी शामिल है, उसमें इतिहासकार भी शामिल है, उसमें राजनीतिक शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला भी शामिल है। यानी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे दर्द हैं, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसले हैं, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेके आप चिंतित हैं, जिसको लेके आपको कहीं दर्द है। अब महिलाएं को ले लीजिए, महिलाएं जब बस में जाती हैं और जिस तरह से उनके साथ बस में कुछ लोग उनके साथ ऐसा सुलूक करने की कोशिश करते हैं जो कि ठीक नहीं है, तो वो महिला ही उसका दर्द समझती है। आप मर्द और हम मर्द जो हैं बस के अंदर में जाते हैं तो हमको दर्द एहसास नहीं होता है। छूत छात का जो इशू है ना, जो छुआछूत का इशू है, जो ऊंची जाति के लोग हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो निचली जाति के जो लोग हैं उनके साथ जिस तरह से छुआछूत बरता जाता है, जिस तरह से उनको ग्लास में पानी देने से कुछ लोग मना कर देते हैं, जिसको उनको इल ट्रीट किया जाता है, कुछ लोग ऊंची जाति के लोग उनको किचन में अपना लेके नहीं जाते हैं या उनको अपने बर्तन में खाने के लिए नहीं देते, तो उसका दर्द वो समझता है। उसी तरह से जो माइनॉरिटी हैं जिसकी जिंदगी के ऊपर आप देखते हैं कि हर बार आपको खतरा महसूस होता है, जिस तरह उनको बार बार उनको धर्म को लेके उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ बोली जाती है, तो उसी तरह से आप चूंकि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं तो आपको वो दर्द महसूस होता है। तो जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आप बेहतर रिसर्च करेंगे, आप एक अच्छा रिसर्च करेंगे। यानी आपने जब मार्जिनलाइज कम्युनिटी से इशू को जब आपने चिन्हित किया है, जब आपने उसको अंडरस्कोर किया, अंडरलाइन किया है, तो आपने सही किया है, क्योंकि आपका दिल जहाँ पे है, वो दिल जिस इशूज के पास जाके उसको छू रहा है, वो इशू कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आप यूं ही कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और जब भी कोई टॉपिक मेरे भाई शाहनवाज भाई, जब भी कोई टॉपिक आपकी ज़िंदगी से, आपके सपने से, आपके आंदोलन से, आपकी लड़ाई से, आपके एक विज़न से जब जुड़ जाता है तो उसमें रिसर्च जब आप करते हैं तो कभी आप बोर नहीं होते हैं उस रिसर्च के ऊपर, कभी आप घबराते नहीं हैं, कभी आपके अंदर में कभी उकताहट नहीं आती, आपको नहीं लगता है कि अरे यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप जितना ही रिसर्च करते हैं उतना ही करने का मन करता है और उतना ही आप उसके अंदर में और डीप जाते हैं। तो सबसे अहम बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि हम जिंदगी में कभी भी रिसर्च करेंगे उन्हीं इशू पे करेंगे जिससे हमारा सरोकार है। और चूंकि हम वंचित तबके से आते हैं तो हम हमेशा ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे जिससे समाज के अंदर में गैर बराबरी दूर हो,
जिसमें समाज के अंदर में मसावात और इक्वालिटी को प्रमोट मिले, जिससे समाज के अंदर में बराबरी आगे बढ़े, जिससे समाज के अंदर में नफरत खत्म हो, समाज के अंदर में प्यार मोहब्बत बढ़े, हमारे देश में जो साझी संस्कृति है वो बढ़े। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल ही एकदम ही सही आपने ये किया है चुनाव, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बहुत ही इंटरेस्टेड है। एक और चीज़ याद रखिए, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म, और जिसको हम कहते हैं दूसरा उसी से लिंक्ड है एम्पिरिसिज्म। वो पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म फिलॉसफी का कहना ये होता है कि रिसर्चर जो होता है वो जाएगा, रिसर्च करेगा, तो रियलिटी आउट देयर है, रियलिटी है, और अगर सही मेथड का इस्तेमाल करेगा तो एकदम साइंटिफिक हिस्ट्री को वो तैयार कर देगा, उसको लिख देगा। रिसर्च जो करेगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगी। लेकिन जो बहुत सारे जो क्रिटिकल हिस्टोरियंस हैं, जो क्रिटिकल फिलोसफर्स हैं, उनका कहना है कि नहीं, रिसर्चर की जाति, रिसर्चर का धर्म, रिसर्चर का लोकेशन, रिसर्च कौन फंड कर रहा है, रिसर्च का टॉपिक क्या है, रिसर्च किस वक्त में किया जा रहा है, रिसर्च का टाइम कितना है, रिसर्च को कौन प्रायोजित कर रहा है, ये सारी चीज़ें रिसर्च के कंक्लूजन को इन्फ्लुएंस करती है। तो उसी तरह से आप चूंकि वंचित तबके से हैं, और आप वंचित तबके का व्यक्ति जब रिसर्च को करेगा, अपने समाज के ऊपर जब रिसर्च को करेगा, अपने समाज को दर्द को करेगा, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति वंचित तबके का है वो जो नहीं है उसको रिसर्च करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, सबको रिसर्च करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन आप उस इश्यूज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके इम्कानात और पॉसिबिलिटी हैं, आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी कोशिश की, लेकिन आप एक बेटर पोजीशन पे हैं। अब आप बताइए कि अजलाफ कम्युनिटी के बारे में जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या रिसर्च करना चाहेंगे? अब देखिए, रिसर्च में एक दूसरी सबसे अहम चीज़ है, जो पहली अहम चीज़ है वो है कि टॉपिक का डिसाइड करना, और दूसरा है कि वो टॉपिक यूं ही ना हो, फैशन में टॉपिक को हम नहीं चूज कर रहे हैं, अरे सब इसी पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम भी इसी पर रिसर्च करें। आप रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल से जुड़ा हुआ है ना, ये आपके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, ये समाज को बेहतर बनाने के लिए है, ये समाज को बिगाड़ पैदा करने के लिए नहीं है, ये समाज को बेहतर बनाने। तो आप जब मुसलमानों में भी जो और भी ज़्यादा जो निचले तबके के लोग हैं, अगर उनके बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आप भारत को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो टॉपिक आपका बेहतरीन है। कि हम कई बार एक चीज़ गलत कर देते हैं कि रिसर्च में हम बड़ा टॉपिक ले लेते हैं, है ना, क्योंकि एक बात याद रखिए, रिसर्च में टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक आप पत्रकार हैं तो आप बेहतर ही रिपोर्ट लिखें, लेकिन आप समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो कल आपका पेपर जो है सादा चला जाएगा। जैसे आपने ये भी सुना होगा सेंसस रिपोर्ट और सैंपल सर्वे रिपोर्ट। तो सैंपल सर्वे रिपोर्ट जो है या सिलेक्टेड सर्वे कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर सेंसस करना चाहे यानी सबका डाटा आप लेना चाहते हैं, हर घर पहुंचना चाहते हैं, हर व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए कि आप जो टॉपिक का निर्धारण करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का जो आप डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको पहले दूसरी चीज़ ध्यान देनी होगी कि वो वर्केबल हो और टाइम फ्रेम के अंदर में बेहतरीन तरीके से अदा हो जाए। ऐसा विद इन जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक वो अपनी बच्ची का शादी या बच्चे का दूसरे से नहीं कर सकते, दूसरी कम्युनिटी विद इन इस्लाम, लाइक शेख है तो शेख उनसे नहीं करेंगे। मेरे गांव में 10-12 घर है अंसारी का, अब पूरा गांव शेख का है जी। तो वो लोग जैसे मुस्लिम में कजन से शादी होता है, तो वो लोग कंपेल्ड हैं मैरिज करने के लिए अपने बच्चे का अपने भाई के बच्चे से जी। तो और ये चल रहा है कई सालों से, जो मैंने देखा, मतलब हो रहा है। अब वो लोग कुछ दूर दूर जा रहे हैं क्योंकि आसपास में अंसारी है नहीं, तो इस तरह की चीजें होती है जी। तो और फिर उनके में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक अशरफ मुस्लिम जो है उनसे कहीं ना कहीं उनका कम है। अगर वो आगे आना भी चाहते हैं तो ये थोड़ा अपना डोमिनेशन दिखाते हैं, जो मैंने अपने आप को महसूस किया थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी उतना रहा नहीं होता, लेकिन जो भी जाता हूँ मिलते हैं लोगों से, ये समझ में आया मुझे जी। तो मैं तो आप कह रहे हैं कि मैंने दुनिया कम्युनिटी के ऊपर करने के लिए, हाँ दुनिया हो गया और एक दो कम्युनिटी और बिल्कुल, तो एक दो तो आपने कुछ, तो ये तो ठीक है। तो आप फिर रीजन कितना लेंगे? रीजन मैं सोच रहा हूँ नॉर्थ बिहार लूँ। अच्छा, नॉर्थ बिहार ले लूँ। तो अब देखिए, अब मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं कह पाऊंगा कि आपको 2-3 कम्युनिटी को लेना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लेना चाहिए। अब आपको देखिए, अब मैं आपको इंसाइट दे सकता हूँ कि ऐसा लीजिए कि 2-3 साल के अंदर में काम पूरा हो जाए,
उसमें फील्ड वर्क भी थोड़ा फील्ड वर्क भी करना जरूरी है। मतलब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अगर आप मुझे अपना सीनियर मानते हैं या आप मुझे अपना टीचर मानते हैं, जी, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं कह सकता है कि ये बिल्कुल सही और ये बिल्कुल गलत है ना। इतना ही लो, कोई हम कोई तराजू लेके नहीं बैठे हुए हैं कि भाई ये 1 किलो टमाटर हो गया, एक ज्यादा हो गया, निकाल दो। हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो एक चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये वर्केबल हो। तो रिसर्च करते वक्त इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम वही उतना ही रिसर्च को बढ़ाएंगे, चादर उतनी ही पसारेंगे कि जितना कि मेरा पैर ढक जाए। ऐसा ना हो कि पैर जो है वो चादर से बाहर निकल जाए। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब तीसरा रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो होता है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दुनिया कम्युनिटी के ऊपर में, है ना। तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जहाँ तक मेरी समझदारी, मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर का है कि आप जब कोई रिसर्च करने जाते हैं तो उस जमाने में जो भी लिटरेचर मौजूद है उस टॉपिक के आसपास, कई बार तो कुछ लिटरेचर आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, कई बार कुछ लिटरेचर आपको इनडायरेक्ट मिलते हैं। तो मोटा मोटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको एक बार सेकेंडरी सोर्सेज को एक बार पढ़ना चाहिए, और सेकेंडरी सोर्सेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। आप जब पढ़ेंगे तो सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब होता है जैसे किताबें, पुस्तकें, आर्टिकल, मैगजीन्स जो लिखी हैं, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उससे एक फायदा होता है कि आपको एक टॉपिक के बारे में एक पूरा क्लियर पता चल जाता है, क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या क्या रिसर्च होना बाकी है। और सेकेंडरी सोर्सेज का एक और भी बहुत बड़ा फायदा होता है, जब आप रिसर्च को करते वक्त जब सेकेंडरी सोर्सेज किताबों को और पुस्तकों जब पढ़ते हैं तो उस किताब के अंदर में बहुत सारे आपको फुटनोट मिलते हैं, बहुत सारे किताबों का उसमें आपको रेफरेंस दिया जाता है। तो जब आप रेफरेंस और फुटनोट को जब आप पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आगे क्या रिसर्च करना है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाती है। और जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो देखिए कुछ किताबें जो होती हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं, उसका बार बार उसका रेफरेंस मिलता है। तो जिस किताब का, जिस पुस्तक का, जिस माखज का, जिस सोर्सेज का बार बार रेफरेंस बहुत सारे ऑथर कर रहे हैं तो समझिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको लोग बार बार उसको जिक्र कर रहा है। नहीं समझ रहे मुझे? तो इसमें जहां तक मुझे पता है कि अली अनवर अंसारी साहब की किताब आ गई है, मसावात की जंग। अली अनवर अंसारी, हाँ, अली अनवर जो है उनकी किताब है मसावात की जंग। उन्होंने 2002 में या 1 में या 3 में उनकी किताब आई है। पहले तो वाणी पब्लिकेशंस ने छापा था, तो अब वो किताब मिल रही है, अभी उसको शायद मदनलाइज पब्लिकेशंस ने छापा, इजीली आपको मिल जाएगी। मसावात की जंग, मसावात की जंग, है ना, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यानी समानता के लिए लड़ाई। तो वो किताब एक बार पढ़ लीजिए। तो उसके अंदर में पासमानदा मूवमेंट यानी लोअर कास्ट मूवमेंट जो है, दलित और जो पिछड़ों का जो आंदोलन है वो क्या है, वो क्या डिमांड करता है, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या क्या आइडियोलॉजी है, कैसे उसके साथ भेदभाव होता है, उसको किस तरह से समाज के अंदर में गैर बराबरी झेलना पड़ता है, उस किताब को एक बार आप देख लीजिए। और अली अनवर साहब ने कुछ पटना में कुछ लोअर कास्ट जातियों के बारे में कुछ ये किया था, उसका कुछ फील्ड वर्क किया था उन्होंने पटना में, है ना। तो उनको करके उन्होंने और कुछ पुराने लेखों को और कुछ नए लेखों को मिला के एक नई किताब पिछले साल बुक रिव्यू में उनकी आई थी, जिस किताब का नाम है दलित मुसलमान पसमानदा पस मंजर, माने पसमानदा पस मंजर से दलित बहुजन विमर्श, राजकमल से छपी हुई है, अभी 1 साल पहले आई है। मतलब पसमानदा पर्सपेक्टिव से दलित मुसलमान को देखने के लिए, तो वो भी आप देखेंगे तो हो सकता है कि दुनिया कम्युनिटी के बारे में उसमें रिसर्च नहीं हो, लेकिन दूसरे कम्युनिटी के बारे में जिस तरह से अली अनवर साहब लिख रहे हैं, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि अब हमको कैसे करना है। और एक और बहुत ही अहम चीज़ है कि जब आप रिसर्च करते हुए जब मटेरियल को पढ़ेंगे तो आप एक और काम करेंगे, बहुत ही आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली उस लिटरेचर को पढ़ेंगे। जो कुछ भी कह रहे हैं पहले के राइटर, उसको ना डिसमिस करना है और ना उसको रद्द करना है आसानी से, क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं, और ना उसको कहना वाओ क्या लिखा है बिल्कुल सही, नहीं, ऐसा नहीं। आपको एकदम बिल्कुल इंसाफ पसंद व्यक्ति की तरफ पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, नोटबुक लेके बैठना है कि जो चीजें सही है उसको हम सही कहेंगे और जो चीजें डिसएग्रीमेंट है हम उसको डिसएग्रीमेंट करते हैं। जैसे आप गांधी जी की बहुत सारी लेखनी को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें मुझे गांधी जी की सही लगती है और बहुत सारी चीजें गांधी जी की हमको सही नहीं लगती है। तो जो चीजें सही नहीं लगती हम कहते हैं कि हमारा इसे गांधी जी से अलग मत है, और जो सही लगती है वो चीजें बिल्कुल सही लगती है। जैसे मैं हिंद स्वराज किताब उनकी पढ़ रहा था पढ़ाने के लिए, तो हिंद स्वराज में जहाँ तक गांधी जी हैं मशीन का ये कर रहे हैं, मशीन को कर रहे हैं कि मशीन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जिस तरह से गैर बराबरी बढ़ गई, इसलिए गरीबी बढ़ गई, जिस तरह से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से लोग और गरीब हो गए हैं, महिलाओं की हालत खराब हो गई है, मिल वर्कर की हालत खराब हो गई, वो तो बात उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वहाँ उनका साथ दे रहा हूँ।
लेकिन उस लेखनी के अंदर में वो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के बीच में एक बाइनरी भी पैदा कर रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो बिल्कुल ईवल है, शैतानी है, और जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ग्रेट है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर में जो कास्ट सिस्टम है उसको भी आपको बात करनी होगी। जब आप ग्रेट कह रहे हो तो उसको भी ग्रेट कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब वो एंगल जो है गांधी जी से वहां छूट जा रहा है, जो कि अंबेडकर जी से वो एंगल आ रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना है कि किसी भी लेखक को जो पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है। जो चीजें उनकी अच्छी लगे उसको अच्छी कहना है, जो चीजें अच्छी ना लगे उसको अच्छी नहीं कहना, उसको उसकी कमियों को दिखाना है। जैसे आप अली अनवर साहब की किताब पढ़ रहे हैं तो अली अनवर साहब की किताब को ना बिल्कुल कहना वाह क्या बुक है, और ना ऐसा कहना अरे क्या लिखा है इसमें, नहीं। आपको ध्यान से पढ़ना है, और जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च गैप पता चल जाता है। रिसर्च गैप समझते हैं? हाँ। कि उन्होंने क्या किया है और क्या क्या छोड़ दिया है, जिस इशू को मुझे हाईलाइट करना है। दूसरा चीज आपको ये भी करना है कि जो जिस नजरिए से उन्होंने देखा है, अगर उस नजरिए से आपको लगता है कि किसी और नजरिए से उसी चीज को देखना चाहिए तो आपको इस चीजों को हाईलाइट करके अपने नजरिए से देखना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमको हिंदू मुसलमान एकता की बात करनी है, सेकुलरिज्म की बात करनी है कि, लेकिन कई बार हिंदू मुसलमान एकता की जब बात की जाती है तो कई बार उसमें क्या होता है कि कास्ट का जो एंगल होता है, जाति का एंगल होता है, उससे बात नहीं होती है। हिंदू मुसलमान भाई भाई है, लेकिन हिंदू अपने लोअर कास्ट के खिलाफ भेदभाव कर रहा है और मुसलमान भी अपने लोअर कास्ट के खिलाफ कर रहा है। तो ये सवाल हिंदू मुसलमान भाई भाई में छुप जाती है। तो हम ये नहीं करें कि हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात करते वक्त ये भी कहना चाहिए कि हिंदुओं के जो बड़े भाई हैं वो अपने समाज के जो छोटे लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और मुसलमानों के भी जो बड़े लोग हैं वो अपने समाज के छोटे लोगों का भेदभाव कर रहे हैं। और जो छोटे समाज के लोग हैं, मतलब कोई छोटा होता नहीं है, जिस तरह समाज में उनको हाशिए पे डाल दिया जाता है, इन लोगों को ना हिंदू समाज में बराबरी मिल रही है और ना मुसलमान समाज में बराबरी मिल रही है। तो हमको क्या करना है, अपना एक नया पर्सपेक्टिव भी देने की कोशिश करनी है। और रिसर्च का एक और बड़ी बात होती है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च टॉपिक को पास कराने से पहले और रिसर्च टॉपिक पे काम करने से पहले सारे लिटरेचर का एक बार सर्वे कर लेना चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज को एक बार देख लेना चाहिए, और उस टॉपिक उसके जो नोट्स हैं बना लेने चाहिए, उसकी फोटोकॉपी करा लेनी चाहिए, उसको खरीद लेना चाहिए। यानी रिसोर्सेज जो हैं, जो सोर्सेज हैं, वो आपके झोला में होना चाहिए। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ क्या हो जाता है, टॉपिक निर्धारित कर लेते हैं, टॉपिक पास कर लेते हैं और सोर्सेज को, स्रोत को नहीं देखते हैं, और बाद में पता चलता है कि स्रोत मिलता ही नहीं है, तो बिल्कुल फंस जाते हैं। बाद में आप टॉपिक को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, इधर उधर की बात करके होती है। जैसे आप किसी होटल में गए और आपने उनसे कहा कि भाई हमको तुम दाल चावल सब्जी ला के दे दो, होटल वाले ने बिल काट दिया, दाल चावल सब्जी का बिल काट दिया। जब नीचे किचन में गया तो पता चला दाल ही खत्म है, तो बड़ा खिचड़ी खा लो। तो आप कह रहे हैं खिचड़ी मुझे पसंद है, तो कह रहा है रोटी चावल खा लो। आप बोलते नहीं मुझे दाल चावल सब्जी चाहिए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा रिसर्च को पास करने से पहले रिसर्च के से संबंधित स्रोतों को देख लेना है, सोर्सेज को देख लेना है, और सोर्सेज को हो सके तो उसको इकट्ठा करके अपने पास भी रख लेना है, नहीं तो बाद में पता चला वो मिले ही नहीं। और कई बार क्या होता है कि हम बड़ा टॉपिक ले लेते हैं और कई बार हम कहते हैं हाँ हाँ सर, आप सुपरवाइजर या कोई पूछते हैं आपने सोर्सेज देख लिया, हाँ हाँ देख लिया है हमें, लेकिन बाद में हम सब फंस जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सेंटर के अंदर में भी चूंकि सब कुछ इतना स्पीड से होता है, तो बहुत बार क्या होता है लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और आपका टॉपिक पास भी हो जाता है, और बाद में क्या हो जाता है कि उस टॉपिक के बारे में हमारे पास सोर्स नहीं होता है। एक और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी रिसर्च करते वक्त ये बात याद रखिए कि आपका डिसिप्लिन क्या है। एक ही इश्यूज को अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। यानी अंसारी कम्युनिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं या दुनिया कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसको हिस्टोरिकली भी देखा जा सकता है। हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो उसको एक लॉन्ग टर्म व्यू में देखते हैं, एक कि कैसे दुनिया कम्युनिटी को, मान लीजिए अगर आज आप काम करें तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दुनिया कम्युनिटी का एक इतिहास क्या है, दुनिया कम्युनिटी आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनकी क्या स्थिति थी, अंग्रेजी दौर में उनकी क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद से कैसी उनकी पॉलिसी बनती है। एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि सोसाइटीज़ के क्या क्या इशू रहे हैं, सोसाइटी ने अपने आप को कैसे देखा है,
सरकार की पॉलिसीज कैसे बनती रही है, सेंसस इन्यूमरेशन आने की वजह से दुनिया के साथ क्या क्या किया गया। हाँ, रिजले का भी एक वर्क है, आप देखिएगा बंगाल के ऊपर जो उनका किताब है ना रिजले, हाँ रिजले का बंगाल के ऊपर जो उनकी किताब, उसमें कास्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र है। वो रिजले भी आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि उसमें दुनिया कम्युनिटी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होगा। उसमें उन्होंने मुसलमानों के कास्ट के बारे में रिजले ने बात की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मुसलमानों में कास्ट की बात तो आजकल हो रही है, नहीं, रिजले जो है अर्ली 20th सेंचुरी में ही उन्होंने बात कर दी है। तो रिजले को आप देखिएगा तो उसमें क्या है, आपको हिस्ट्री का देखने का तरीका अलग होता है। सोशियोलॉजी का जो देखने का जो तरीका होता है वो क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की तरफ जाते हैं, कम्युनिटी को देखते हैं, है ना, कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारते हैं, उनका एथनोग्राफी करते हैं, उसको लिखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर में जनरली क्या होता है कि उनका पावर रिलेशंस के साथ क्या है, मान लीजिए पासमानदा मूवमेंट चल रहा है तो बिहार में की पॉलिटिक्स को कैसे असर कर रहा है, उस पासमानदा पॉलिटिक्स के अंदर में लीडरशिप का कैसा है, दुनिया को कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो पॉलिटिकल साइंस में देखने का तरीका ऐसे हो जाता है। तो आपको अपने डिसिप्लिन के बारे में भी समझदारी होनी चाहिए कि हम किस डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहे हैं। याद रखिएगा, थीम एक ही होता है, लेकिन डिसिप्लिन बदलने से उसको देखने का चश्मा बदल जाता है। नहीं समझ रहे मेरी बात? समझिए, आलू वही है, लेकिन आलू का कहीं आलू दम बनेगा, कहीं आलू का आलू भाजा बनेगा, कहीं उसी आलू का आलू की टिकिया बनेगी, कहीं उसी आलू से समोसा भी बनेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम डिसिप्लिन में अपने पैर को जमा कर रखेंगे, लेकिन कभी भी हम डिसिप्लिन के अंदर में ऐसा नहीं डूब जाएंगे कि हम दूसरे डिसिप्लिन के जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब ये है कि कभी भी नॉलेज का फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए हमको। अगर आप हिस्ट्री में भी रिसर्च कर रहे हैं तो जो पॉलिटिकल साइंस या फिर मान लीजिए जो आपको सोशियोलॉजी में जो अच्छे लिटरेचर हैं, जो हिंदी में अच्छे लिटरेचर है, जो उसके टूल्स हैं, उसको भी हमको समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमको हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी होने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, हमें इंटरडिसिप्लिनरी होने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी जगह पे पैर रखिए, गांधी जी का एग्जाम्पल याद रखिए कि हम अपने खिड़की को खोल के रखेंगे, लेकिन खिड़की को खोलने के बाद हम बाहर से आने वाली हवा में बह भी नहीं जाएंगे। यानी हमको दूसरों से सीखना भी है और हमको अपने फील्ड में बने भी रहना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। एक और चीज़ जो मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही रिसर्च से इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। और रिसर्च के बारे में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि रिसर्च में जो मैंने आज लिख दिया फिर उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा। और रिसर्च को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि रिसर्च हमेशा जो होता है ना लाइब्रेरी के अंदर में बैठ के होता है और आइवरी टावर में बैठ के होता है और क्लासरूम में होता है। नहीं, रिसर्च करने के लिए बेहतर रिसर्च वही है, नॉलेज बेहतर वही है जब आप ज्ञान को हासिल करते हैं, जब किताब को आप पढ़ते हैं और आंदोलन में भी जाते हैं। और आंदोलन को ये मत समझिए कि हमेशा जिंदाबाद मुर्दाबाद। आंदोलन का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं हुआ। आंदोलन का मतलब है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास है, आप फील्ड में भी जाके देखते हैं। आप बुक भी हुई की बात नहीं करते, आप फील्ड व्यू की बात करते हैं। आप किताबों तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि प्रैक्टिकली भी जाके देखते हैं। आप दुनिया कम्युनिटी के बारे में पढ़ते भी हैं और दुनिया कम्युनिटी के साथ जाके इंटरेक्ट भी करते हैं। तो दोनों के बीच में एक होना चाहिए, क्योंकि हमेशा नॉलेज जो होता है ना, रियलिटी हमेशा बदलती रहती है, रियलिटी बहुत ही डायनेमिक होती है। हमें कभी भी टेक्स्ट को पूरी रियलिटी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। और टेक्स्ट के जो लिमिटेशन है वो भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमको टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन टेक्स्ट के इंपॉर्टेंस देने के बाद हमको एक जो सोशल रियलिटी है, जो सोशल चेंज हो रहा है, उसको भी देखना है। हमको फील्ड वर्क को भी इंपॉर्टेंस देना है, डिफरेंट डिसिप्लिन के टूल्स को भी ध्यान देना है। और हमको नॉलेज में एक एथिक्स का भी सवाल है कि जब आप फील्ड वर्क करने जाएंगे, जब आप रिसर्च करने जाएंगे, तो आप वहाँ पे करियरिज्म के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पे सिर्फ किताब लिखने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको समझना चाहिए कि स्कॉलर का और जिसके ऊपर आप सब्जेक्ट कर रहे हैं उसमें अनइक्वल रिलेशन होता है। आप जिस दुनिया कम्युनिटी के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं और आप जिस रिसर्चर हैं, तो आपका जो लोकेशन है वो एक बहुत ही प्रिविलेज लोकेशन है। और वो क्या है, उनको आप डोमिनेट कर रहे हैं नॉलेज के थ्रू। तो आप कभी भी जाइए तो उनकी भलाई, उनको अपना दोस्त समझिए, उनको अपना बराबरी का समझिए। और आप हमेशा इस मकसद के साथ रिसर्च कीजिए कि हम जो ये रिसर्च करेंगे वो उनकी भलाई के लिए होगा, समाज को बेहतर बनाने के लिए होगा। हम रिसर्च ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो रिसर्च होगा ये कोई बेच के खाने वाला रिसर्च होगा, ये कोई करियर वाला होगा। आज तक मैं दिल से कहता हूँ, आजकल ज़्यादातर रिसर्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में रिसर्च कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे लगता है कि उनको करियर है, वो चेक मिल जाएगा। हम रिसर्च करेंगे, इस पर किताब ला देंगे, हम आर्टिकल ला देंगे, हम बड़े स्कॉलर बन जाएंगे, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, हम पैसा कमा लेंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए, यही हो रहा है। तो यही मैंने बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। एक बार फिर बता दूं, रिसर्च का टॉपिक निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है और वो रिसर्चर खुद निर्धारित करे।
उसको कोई प्रोफेसर ना बताए। प्रोफेसर मदद कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर बताए नहीं किस पर रिसर्च करना। आजकल चल रहा है प्रोफेसर जी जो टॉपिक बता दिया उसी पे स्टूडेंट को रिसर्च करना है, वही चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज क्या हुआ है कि रिसर्च का टॉपिक ऐसे ही आप उसको तब तैयार कीजिए कि जो टाइम लिमिट है उसमें पूरा हो जाए। तीसरी अहम बात यह है कि आपको रिसर्च के बारे में तमाम लिटरेचर को पढ़ लेना है, तमाम लिटरेचर को इकट्ठा कर लेना है, और लिटरेचर पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ना हम पहले के लिटरेचर को हम महान कहेंगे पूरी तरह से, ना हम उसको रिजेक्ट करेंगे, बल्कि हम एक क्रिटिकली उसको हम देखेंगे। और फिर रिसर्च के साथ जो होता है एक एथिक्स का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको रिसर्च करते वक्त हमको ये इस बात का ध्यान रखना है कि रिसर्च जो होता है हम समाज को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना। रिसर्च जो है हम समाज को गड्ढे में गिराने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक करियरिज्म नहीं है ये रिसर्च। ये कुछ चीज़ें जो है जो मैंने अपने अनुभव से आपको बताया, और ये चीज़ें जो है किसी को भी काम देगी, चाहे कोई पत्रकारिता कर रहा हो, चाहे कोई हिस्टोरियन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, चाहे कोई सोशोलॉजिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति अगर रिसर्च करने जाएगा तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस और बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रिसर्च कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है। रिसर्च कभी भी जो होता है ना उस तरह से ऑब्जेक्टिव फ्री नहीं होता है। रिसर्च को कौन फंड कर रहा है, रिसर्च को कहाँ किया जा रहा है, रिसर्च किस टाइम में किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें रिसर्च को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए हम लोगों को रिसर्च करते वक्त क्रिटिकल रहना है, हम लोग को ह्यूमन रहना है, हम लोगों को इक्वालिटी के लिए काम करना है, और हमको समाज को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करना है। बार जो मैंने आपको बात बताई ना कि आप जो कह रहे थे कि सब कुछ आपने बता दी और टॉपिक ही नहीं बताया, है ना, तो टॉपिक आपको पता चलता है काम करते करते, ठीक है ना। टॉपिक पता चलता है आपको रिसर्च करते करते। टॉपिक एक बार में कोई नहीं बता सकता है ना आपको कि टॉपिक ये है, इस पे काम कर लो। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, है ना, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, आपके पास वो क्लियर नहीं हो। जब आप पढ़ते हैं और बार बार सोचते हैं तो दिमाग के अंदर से बिजली वो बत्ती जलती है। इसलिए आपके लिए आपसे ये भी अनुरोध है कि आप लिख लिया कीजिए जो भी बात हो। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसको आप एक नोट्स बना लिया कीजिए ताकि आखिरी वक्त तक आपको दिक्कत ना हो। और जितना जल्दी हो सके आप ड्राफ्ट लिख लीजिए। कहीं भी किसी से मिलने जाइए तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ लिख के लेके जाइए। और एक बार आपने ड्राफ्ट लिख लिया और 2-3 सेमेस्टर आपके पास पड़े हुए हैं तो कोई उसको पढ़ेगा या आप ही उसको पढ़ेंगे तो आप उसकी कमियों को निकाल सकते हैं, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमेशा अपने लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, अपनी भाषा पे काम करना चाहिए। पांडियन भी मुझसे कहा करते थे तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं है। मुझे लगता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं कि और बेहतर लिखो, और बेहतर लिखो, है ना, और बेहतर आप लिखो, और बेहतर आप लिखो। और आपने एक और सवाल पूछा कि मैं पढ़ूं और उस पर मान लीजिए कोई टॉपिक ही ना मिले, तो घबराना नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे तो टॉपिक नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। उससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि नदी के अंदर में कितनी गहराई है वो नदी में आप दाखिल होकर ही समझ सकते हैं। कोई भी आदमी किनारे से नहीं समझ सकता है कि नदी में कितनी गहराई है। इसलिए आप पहले पानी में उतरो, पानी ठंडा है, नदी गहरा है, आपको जो अनुभव होगा तभी आप कह सकते हो। जो व्यक्ति किनारे खड़ा है वो कितना भी बड़ा ज्ञानी और महापुरुष क्यों नहीं हो, वो नहीं बता सकता है कि नदी कैसा है। यानी मैंने आपको एक इंसाइट बताया, मैं एक कोच हूँ, समझिए कि मैं क्रिकेट का कोच हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो गेंद जब आएगी पैर को बाहर निकालना, गेंद पर निगाह रखना, सर को सीधा रखना, हेड बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, और है ना हड़बड़ी में मत खेलना, ड्राइव करना, टाइमिंग करने की कोशिश कर। भाई मैंने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप चौका नहीं लगा पाओगे। तो मैंने आपको एक थियरी बताई है। नॉलेज जो है आपको पानी में घुसना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बात बताई थी। नॉलेज वही है जो आप पढ़ते हैं और जब रियलिटी को देखते हैं, जब आप थियरी को पढ़ के जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, और जब प्रैक्टिस में दिखी हुई रियलिटी से जब थियरी को आप करेक्ट करते हैं और फिर आप पढ़ते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर दुनिया को देखते हैं, आप आंदोलन में जाते हैं, पढ़ते हैं, आंदोलन की चीज़ों से अपने ज्ञान को आप एक करते हैं, दुरुस्त करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर आंदोलन में जाते हैं। यही चीज़ है, यानी ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। और रिसर्च का एक एथिक्स होना चाहिए कि हम जो भी रिसर्च करते हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। रिसर्च कैरियरिज्म नहीं है, कैरियरिज्म का नाम रिसर्च नहीं है, मगर अफसोस ये पैसा बन चुका है, तिजारत बन चुका है। जो है ना, जो तहकीक जो है ना वो बन चुका है तिजारत। इससे बचिए, इससे बचिए।